जयपुर नगर के राजमहल में कुछ साल पहले ही बंदरों का एक बहुत बड़ा समूह आया था। बंदरों का समूह बगीचे में पेड़ों से गिरे फलों को खाता और राजमहल से रोज बचा हुआ भोजन जो उन्हें दिया जाता उसे खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। सरदार, तुमने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। अगर तुम्हारी बात मानकर हम इस राजमहल में ना आते तो आज बाकी बंदरों की तरह जंगल और नगरों की धूल खा रहे होते। कितनी मेहनत भरी जिंदगी होती है वहां। तुम सबने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपने समूह का सरदार बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है हमेशा तुम सबका भला सोचने और तुम सबकी देखभाल करने का। सरदार, तुम्हारे कहने पर ही हम सब चंद्रपुर आए और इस राजमहल में शरण ली। तुम्हारी बात मानकर हमने कभी पेड़ों पर लगे फलों को तोड़कर खाने की कोशिश नहीं की। जो कुछ भी पेड़ से गिरता हम वही खा लेते और उसका नतीजा ये है कि महल के सेवकों ने कभी हमें महल से भगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो सब तो खुशी खुशी हमें महल का बचा हुआ स्वादिष्ट भोजन भी देते हैं। हाँ, जिसके कारण हम सब इतने हृष्ट पुष्ट हो गए हैं। सभी बंदर ठहाके लगाकर हंसने लगे। वनराज एक बूढ़ा लेकिन बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान बंदर था और समय समय पर अपना परामर्श बंदरों के समूह को दिया करता था। वनराज की बुद्धिमानी की वजह से बंदरों का समूह आराम की जिंदगी बिता रहा था। राजमहल के किसी भी सदस्य को बंदरों के समूह से आपत्ति नहीं थी, इसलिए उनका जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। एक दिन राजमहल में महाराज अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, राजकुमार को भेड़ बहुत पसंद है। वो सारा दिन सिर्फ अपने इस भेड़ के आकार के बने खिलौने को हाथ में लिए रहते हैं। आप पता कीजिए और कहीं से राजकुमार के खेलने के लिए सचमुच की भेड़ मंगाइए। आखिरकार वो राजकुमार हैं। एक ना एक दिन तो उन्हें असली जानवरों का सामना करना ही है, तो क्यों ना अभी से उनकी शिक्षा शुरू कर दी जाए। जो आदेश महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आपके आदेश के अनुसार हमने दूसरे राज्य से राजकुमार के लिए 2 भेड़ें मंगवा ली हैं। ये तो आपने बड़ा ही उचित कार्य किया है मंत्री जी। भेड़ को हमारे समक्ष पेश किया जाए। मंत्री जी, ये भेड़ें तो बड़ी ही अच्छी नस्ल की लग रही हैं। महाराज, हमने जिस राज्य से इन्हें मंगवाया है वो राज्य अपनी अच्छी नस्ल की भेड़ों के लिए ही प्रसिद्ध है। उस दिन के बाद से एक प्रशिक्षित व्यक्ति की निगरानी में राजकुमार भेड़ के साथ खेलने और समय व्यतीत करने लगे थे। अब राजकुमार का सबसे प्रिय साथी ये दोनों भेड़ थे। दोनों भेड़ों में से एक भेड़ बहुत ही चटोरी थी। जब मन करता रसोई में घुस जाती और खाने की जो चीज मिलती उसे खा लेती। इस चटोरी भेड़ ने तो मुझे परेशान कर रखा है। जब देखो तब रसोई घर में आता है और जो भी खाने की चीज मिलती है उसे खा लेता है। मुझे हर समय इसकी निगरानी करनी पड़ती है। तभी वो चटोरी भेड़ फिर से रसोई घर में आती है और महाराज के लिए तैयार किया हुआ भोजन देख उस पर कूद जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाकी का भोजन गिर जाता है। रसोइया गुस्से में हाथ में लिया हुआ बर्तन भेड़ को फेंक कर मारता है। वनराज रसोई घर के बाहर लगे पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। सत्यानाश हो इस भेड़ का। इतनी देर मेहनत करके महाराज के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया था और इस लालची ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हमें दोबारा से महाराज के लिए भोजन तैयार करना होगा, वो भी इतने कम समय में। ये सब जो कुछ भी हो रहा है
वो उचित नहीं है। कहीं रसोइये और भेड़ की तनातनी हम बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। ये चतुर भेड़ तो खाने के लोभ में कभी भी रसोई घर में चला जाता है। यदि किसी दिन क्रोधवश रसोइये ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। सरदार, आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? इन चीजों से हमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो रसोइये और भेड़ के बीच का मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो। अगर रसोइये ने गुस्से में चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस भेड़ पर फेंक दी तो भेड़ का शरीर तुरंत आग पकड़ लेगा और आग की जलन से भेड़ इधर उधर अपनी आग बुझाने के लिए भागना शुरू करेगी। तुमने देखा है कि रसोई घर के सबसे पास घोड़ों का अस्तबल है और वो अस्तबल सूखी हुई घास से भरा हुआ है। अगर भेड़ गलती से भी उस अस्तबल में चली गई तो वो अस्तबल धधक उठेगा, घोड़े जल जाएंगे, बहुत अनर्थ हो जाएगा और घोड़ों का जलना हम बंदरों का काल बन जाएगा। मुझे लगता है सरदार, आप कुछ ज्यादा ही विचार कर रहे हैं। वनराज कुछ भी नहीं बोलता। रात के समय जब पूरा समूह सो चुका होता है, उस वक्त भी वनराज की आंखों में नींद नहीं होती। ये बात उसे परेशान कर रही होती है। सुबह होते ही वनराज अपने समूह की सभा बुलाता है और उन सबके सामने अपना संदेह प्रकट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि रसोइये और भेड़ के बीच की लड़ाई और आगे बढ़े उससे पूर्व ही हमें राजमहल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच की लड़ाई हमारे लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकती है और हमारा विनाश निश्चित है। सरदार, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हम इस राजमहल में इतने आराम से रह रहे हैं, हमें क्या जरूरत है यहाँ से जाने की? आपको भी इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए और आराम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सरदार अब बूढ़ा हो चुका है, इसका दिमाग काम नहीं करता। हमारी अच्छी भली आराम की जिंदगी चल रही है, फिर भी न जाने क्यों इसे ये राजमहल छोड़कर जाना है। मुझे तो लगता है कि सरदार अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं करता। जब वनराज ने ये बातें सुनी तो उसने तत्काल राजमहल छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद भेड़ रसोई घर में घुस गई और उसे देखते ही रसोइये ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ पर फेंक दिया, जिसके कारण भेड़ के शरीर में आग लग गई और वो इधर उधर भागने लगी। कई घोड़े जलकर मर गए। ये खबर सुनते ही महाराज अस्तबल के पास पहुंचते हैं। मंत्री जी, तुरंत वैद्य को बुलाया जाए और मेरे घोड़ों का उपचार कराया जाए। महाराज, वैद्य को बुला भेजा है, वो आते ही होंगे। राजमहल के पशु वैद्य आते हैं। वैद्य ने घोड़ों के घाव का परीक्षण किया और बोले, इन घोड़ों को शीघ्र ठीक करने का एक ही उपाय है महाराज, कि इन पर बंदरों की चर्बी लगा दी जाए, जिसके कारण घोड़ों का घाव अति शीघ्र ठीक हो जाएगा। मंत्री जी, हमारे राजमहल में जितने भी बंदर हैं और आसपास भी जितने बंदर मिलें, उन सबको पकड़ा जाए और उन सबको मारकर उनकी चर्बी घोड़े के उपचार के लिए उपयोग की जाए। हमें हमारे सारे घोड़े अति शीघ्र पहले की तरह स्वस्थ चाहिए। राजा का आदेश मिलते ही राजमहल के सारे बंदरों को पकड़कर मार दिया जाता है और उनकी चर्बी घोड़ों के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। बंदरों का पूरा समूह समाप्त हो जाता है। जल्द ही वनराज तक ये खबर पहुंच जाती है। मैं राजा को नहीं छोड़ूंगा और प्रतिशोध लेकर रहूंगा। उसने मेरे पूरे समूह को समाप्त कर दिया। मैं उस राजा के पूरे वंश का भी वैसे ही सर्वनाश कर दूंगा जैसे उसने मेरे वंश का किया है। एक दिन बंदर पानी की झील के पास बैठा हुआ राजा से प्रतिशोध लेने के बारे में सोच रहा था। तभी उसने कुछ देखा। इतने सारे पैरों के निशान
झील की तरफ जाते तो हैं, परंतु इनमें से कोई भी निशान वापस आता हुआ नहीं दिख रहा है। अवश्य इस झील में कोई राक्षस या मगरमच्छ रहता है, जो झील में जाने वाले हर मनुष्य और जानवर को खा लेता है। मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। वनराज ने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से झील से पानी पी लिया। ये देखकर झील में रहने वाला राक्षस बाहर आ गया। वो बहुत ही विशाल और डरावना था। उसने कई तरह के आभूषण भी पहन रखे थे। राक्षस वनराज से, जो भी इस झील में आता है मैं उसे खा जाता हूँ, लेकिन तुम तो बहुत ही चतुर हो। मैं तुम्हारी चतुराई देखकर प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप मेरी मदद करें। किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? एक राजा ने मेरे पूरे वंश का नाश कर दिया है। मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें। मुझे अपना कंठहार दे दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका कंठहार आपको जल्दी ही लौटा दूंगा और उसके साथ ही आपके भोजन का प्रबंध भी कर दूंगा। ये तो तुम मेरी मदद कर रहे हो, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हो। उचित है। राक्षस वनराज को अपना कंठहार दे देता है। वनराज कंठहार को पहनकर चंद्रपुर नगर में वापस पहुंच जाता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगता है। जो भी उसे देखता और वो कंठहार देखता दंग रह जाता। राजा के सैनिक राजा को प्रसन्न करने के लिए वनराज को पकड़कर राजा के समक्ष ले जाते हैं। तुम्हें ये कीमती कंठहार कहां से प्राप्त हुआ है, जो तुमने अपने गले में पहना है? महाराज, ये कीमती कंठहार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। समृद्धि के देवता? वो तुम्हें कहां मिले? महाराज, वो जंगल के बीचों बीच स्थित एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय हुआ होता है, उस समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगाता है तो उसे उस समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कंठहार प्राप्त हो जाता है। महाराज वनराज की बातों में आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने को तैयार हो जाते हैं। महाराज, कल सुबह की मंगल बेला में आप सब उस झील के पास पधारिए और अपने पूरे परिवार और स्नेही जनों के साथ झील में डुबकी लगाकर समृद्धि के देवता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। लोभ में अंधे हो चुके राजा ने तुरंत आदेश दिया। कल सुबह हम अपनी महारानी, पुत्र, परिवारजन, मंत्रियों और सेवकों सहित उस झील पर जाएंगे और वहां जब आधा सूर्योदय हुआ होगा उस समय झील में डुबकी लगाकर समृद्धि के देवता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और साथ ही कंठहार भी। अगली सुबह वनराज महाराज, महारानी, राजकुमार और अन्य लोगों के साथ उस झील के किनारे पहुंच जाते हैं। महाराज, आप सबको अलग अलग स्थान से झील में उतरना होगा, क्योंकि अगर आप सब एक स्थान से ही झील में जाएंगे तो जो पीछे होगा उसकी बारी आते आते सूर्य पूरा उदय हो जाएगा और वो समृद्धि के देवता के आशीर्वाद और कंठहार से विमुक्त रह जाएगा। इसलिए उपयुक्त यही रहेगा कि आप सभी अलग अलग स्थान से एक साथ झील में प्रवेश करें और समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और अद्भुत कंठहार प्राप्त करें। महाराज, परंतु आप सबके जाने के बाद अंत में झील में उतरिएगा। महाराज अपने साथ आए हुए सभी लोगों को झील में उतरने का आदेश देते हैं। सब अलग अलग स्थान से झील में उतरते हैं और राक्षस द्वारा खा लिए जाते हैं। जब कुछ देर तक कोई बाहर नहीं आता तो महाराज चिंतित होकर वनराज से, वनराज, महारानी, राजकुमार, राजकुमारी, मेरे परिवारजन, मंत्री, सेवक अभी तक बाहर नहीं आए। कितना समय लगेगा उन्हें? मैं कब इस झील के अंदर जाऊंगा? वनराज एक पेड़ पर चढ़ जाता है
और बोलता है, अरे दुष्ट राजन, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री और सेवक सबको राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा था। आज मैंने उन सब की मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे लिया है। जिस तरह मैं अपने पूरे परिवार और समूह के बिना अकेला अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, इसी तरह तुम भी अब से अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करोगे और अपने किए पर पछताओगे। तुमने एक जीव के प्राण बचाने के लिए दूसरे जीव की हत्या कर दी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो घोड़े तो तुम्हें प्रिय हैं, लेकिन बेचारे बंदरों का क्या? इसलिए तुमने उन निर्दोष बंदरों का वध कर दिया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने जो किया वो गलत था। तुम मुझे क्षमा कर दो। वनराज वहां से चला जाता है और महाराज भी अपने किए पर पछताते हुए अपने प्रियजनों के वियोग में मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं और पागल हो जाते हैं। उसके बाद कभी किसी ने वनराज को नहीं देखा। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।